कहानी की शुरुआत होती है रेलवे म्यूजियम से, जहां वर्मा साहब अपने बेटे विनोद और उसके दोस्त अशोक और रणधीर को लेके गए थे। विनोद और रणधीर में सबसे तेज इंजन बनाने की बहस शुरू हो जाती है। इसके विपरीत अशोक को तेज गाड़ियों का शौक है। विनोद रणधीर को उसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से दूर रखता है, जिसका गुस्सा उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है। अशोक के पिताजी एक बहुत बड़े रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे, इसी वजह से उसे रेलवे के फंक्शन में जाना पड़ता है। रणधीर भी अपनी मां को लेकर वहां पहुंचता है। दरअसल वो अपनी मां को वहां एक लड़की दिखाने लाया था, शीतल, जो विनोद को भी पसंद आ जाती है, और अशोक को सीमा। रणधीर के पिताजी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। वो शीतल के घर शादी का रिश्ता भेजना चाहता है, लेकिन यहाँ भी विनोद उसे मात दे देता है। रणधीर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। ये तो पर्सनल लाइफ का झटका था। प्रोफेशनल लाइफ में भी विनोद उसको मात दे देता है। जहां रेलवे बोर्ड द्वारा देश की सबसे तेज ट्रेन सुपर एक्सप्रेस का उसका डिजाइन सिलेक्ट कर लिया जाता है। राकेश और रणधीर के डिजाइन भी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे थे। विनोद की सफलता पर राकेश तो खुश होता है, लेकिन हमेशा की तरह रणधीर ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाता। अशोक भी अपने दोस्त की सफलता से बहुत खुश होता है और तूफानी तेजी से उसे मुबारकबाद देने पहुंच जाता है। अशोक विनोद से वादा करता है कि जिस दिन सुपर एक्सप्रेस तैयार होगी, हरी झंडी देने वो ही आएगा। अशोक तो शादी के लिए बहुत उतावला होता है, लेकिन सीमा कहती है कि शादी से पहले वो अमरनाथ की यात्रा पर जाना चाहेगी। उसी दौरान अशोक के पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा होता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं। बिजनेस के नुकसान के चलते अशोक का सब कुछ बिक जाता है, बंगला, गाड़ी और फैक्ट्री भी। इतना ही नहीं, यात्रा से लौटकर सीमा भी उसके साथ अपनी सगाई तोड़ देती है। अचानक से मिले इन सदमों से अशोक सबसे दूरी बना लेता है और दूसरी तरफ विनोद अपने प्रोजेक्ट में दिन रात एक कर देता है। उसकी सबसे तेज गाड़ी उसे अपने परिवार और दोस्तों से दूर ले जाती है। देखते ही देखते 6 साल गुजर जाते हैं और आखिरकार विनोद की ट्रेन तैयार हो ही जाती है। ट्रेन की लॉन्च की खुशी में शीतल ने पार्टी दी थी, जो विनोद अटेंड नहीं कर सकता। अगले दिन ट्रेन की पहली रवानगी होती है, लेकिन शीतल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। और अब कहानी में एंट्री होती है एक जेब कतरे की, जो एक शादी में बिन बुलाए घुस जाता है और दूसरी तरफ दुल्हन शादी छोड़कर भाग जाना चाहती है और मौका मिलने पर सभी गहने लेकर भाग भी जाती है और भागते हुए उसका पीछा वही जेब कतरा करता है। और हम मिलते हैं दुल्हन की तरह सजी हुई सुपर एक्सप्रेस से। ट्रेन को लेकर बहुत से यात्री उत्साहित होते हैं, क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई की दूरी 23 की जगह 14 घंटों में करने वाली थी। लेकिन वादे के मुताबिक ट्रेन को हरी झंडी देने अशोक नहीं पहुंचता, लेकिन चुपचाप यात्री बनकर ट्रेन पर जरूर चढ़ जाता है। राकेश की फैमिली भी ट्रेन पर ट्रेवल कर रही होती है। शीतल भी स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन राजू को अपनी नानी के घर मुंबई भेजने के लिए। इस बात को जानकर विनोद जरा भी खुश नहीं होता। विनोद के पिता ट्रेन को हरी झंडी देते हैं और ट्रेन स्टेशन से निकलने लगती है। किसी तरह भागी हुई दुल्हन और जेब कतरा भी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन और अपनी वाइफ को मुंबई रिसीव करने के लिए राकेश फ्लाइट से जाने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन पे सिर्फ टिकट वाले ही नहीं, विदाउट टिकट वाले भी सवार होते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि ट्रेन पर रणधीर भी होता है। एक बार फिर से ट्रेन के निजामुद्दीन स्टेशन से निकलते ही एक यात्री भागकर उसमें चढ़ जाता है। उस पादरी की किसी पर विशेष नजर होती है। राजू को भेजकर अब शीतल भी घर छोड़कर जाना चाहती है। उसका मानना है विनोद अपनी ट्रेन से ज्यादा किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता। अपने कंपार्टमेंट के शोरगुल से परेशान होकर अशोक डाइनिंग कार में चला जाता है, जहां उसे सीमा और उसका को पैसेंजर दिखते हैं और उन्हें देखकर वो कांच का ग्लास तोड़ देता है। सीमा उससे बात करना चाहती है, लेकिन अशोक मुंह मोड़कर चला जाता है। ट्रेन की सफलता के चलते कंट्रोल रूम में सभी विनोद का अभिनंदन करते हैं, लेकिन खुशी के इस पल में वो 2 लोग उसके साथ नहीं होते जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहता है। भागी हुई दुल्हन जहां भी जाती है, जेब कतरा उसका पीछा करता रहता है, असल में उसके बैग का। जेब कतरा दुल्हन को बताता है कि उसके पिता दिल्ली में हीरों के व्यापारी हैं। पादरी जिस कपल का पीछा कर रहा था, उनका नाम चंद्रा और रजिया होता है। मौका देखकर वो उनके कैबिन में घुस जाता है और उनका लगेज टटोलने लगता है। आखिरकार उसे वैनिटी बॉक्स में हीरे मिलते हैं और तभी चंद्रा वहां पहुंच जाता है। उन दोनों में जमकर हाथापाई होती है। पादरी अपनी जेब से बंदूक निकालता है और फायर कर देता है, लेकिन चंद्रा बहुत जल्दी उस पर हावी हो जाता है।
अब पादरी बताता है कि वो इंस्पेक्टर रणधीर है और चंद्रा एक स्मगलर। वहां से भागने के लिए चंद्रा राजू को अपनी ढाल बना लेता है, लेकिन तभी पीछे से अशोक वहां पहुंचकर चंद्रा को इंस्पेक्टर के हवाले कर देता है। राजू ये बताने भागकर सीमा के पास चला जाता है और अशोक उसके पीछे पीछे। अशोक कहता है कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाएगा और सीमा राजू को हिफाजत से मुंबई पहुंचा दे, और जाते जाते वो उसका लेटर उसके टेबल पर छोड़ जाता है जिसमें उनकी सगाई की अंगूठी भी होती है। टीसी के साथ यात्रा कर रहे रणधीर को भी पता चल जाता है कि ट्रेन मथुरा पहुंचने वाली है। मथुरा पहुंचकर रणधीर अपना असली काम शुरू कर देता है। वो गाड़ी के इंजन में जाकर टूल बॉक्स में टाइम बम रख देता है। अशोक भी राजू को सीमा के पास छोड़कर मथुरा पे उतर जाता है। आखिरकार जेब कतरे को वो मौका मिल ही जाता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन रुकती ही नहीं। ट्रेन तो नहीं रुकती, लेकिन दुल्हन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अब वो उसके दिल पर डाका डालने लगता है। दूसरी तरफ मोहब्बत में हारे हुए दो पुराने दोस्त बार में मिलते हैं। शराब के नशे में रणधीर सब कुछ बक देता है। वो अशोक को बताता है कि उसने इंजन में से वैक्यूम ब्रेक निकाल दिया है और इंजन में एक छोटा सा टाइम बम भी रखा हुआ है। इससे पहले कि अशोक पुलिस को इत्तला कर सके, रणधीर उस पर टूट पड़ता है। उससे निपटकर अशोक ट्रेन को रोकने भागता है। दूसरी तरफ सफर की बोरियत को काटने के लिए यात्री ट्रेन पर गाना बजाना शुरू कर देते हैं। रणधीर ने बताया था कि ठीक 5:10 पर वो बम फटने वाला था। एक तरफ ट्रेन पर कव्वाली चलती रहती है और दूसरी तरफ ट्रेन को रोकने के लिए अशोक पूरी जान लगा देता है, और ऐसा लगता है कि जेब कतरा दुल्हन का दिल चुराने में भी कामयाब हो जाता है। गाड़ी खराब होने पर अशोक को एक मोटरसाइकिल मिल जाती है। ट्रेन लगातार मौत के स्टेशन की तरफ बढ़ती जाती है। 5:05 पर ट्रेन स्टेशन से निकलती है और अशोक वहां पहुंच जाता है। वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ने में भी कामयाब हो जाता है। गार्ड उसे कंपार्टमेंट में घुसने नहीं देता तो अशोक कांच तोड़ देता है। गार्ड ये मानने को तैयार नहीं होता कि गाड़ी में बॉम्ब है। गार्ड वैक्यूम ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अशोक उसे बताता है कि वैक्यूम ब्रेक फेल हो चुका है। जैसे ही वो ड्राइवर को बॉम्ब के बारे में बताता है, इंजन में बॉम्ब फट जाता है। अगले छोटे स्टेशन पर कर्मचारी बताता है कि ड्राइवर ने प्रोसीड सिग्नल नहीं दिया, जिसकी खबर स्टेशन मास्टर तुरंत आगे पहुंचा देता है। रतलाम स्टेशन पर स्टेशन मास्टर और बहुत से लोग गाड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। खबर मिलते ही स्टेशन मास्टर सबको पीछे करने लगता है। बेकाबू सुपर एक्सप्रेस रतलाम की तरफ बढ़ती जाती है और बिना रुके ही स्टेशन से निकल भी जाती है। अब अंदर यात्री भी ये देखकर परेशान हो जाते हैं। ये खबर मिलते ही कंट्रोल रूम में भी अफरा तफरी मच जाती है और रेलवे बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग डिक्लेयर कर दी जाती है। सुपर एक्सप्रेस का असिस्टेंट ड्राइवर घायल अवस्था में ट्रैक्स पर मिलता है और ये खबर कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। ड्राइवर मरते मरते बॉम्ब के बारे में बता गया था। विनोद बताता है कि अब ट्रेन को सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक से ही रोका जा सकता है। चेयरमैन उसे याद दिलाते हैं कि गाड़ी 100 मील की रफ्तार से चल रही है। गार्ड और अशोक वैक्यूम ब्रेक के बारे में जानते हैं और वो इंजन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। किसी तरह गार्ड और अशोक को अगले डब्बे में खींच लिया जाता है। पेंट्री में कुछ बनाने की तैयारी कर रहा होता है जब उसे ये खबर मिलती है और गैस को बंद किए बिना ही वो कंपार्टमेंट की तरफ दौड़ जाता है। इस कश्मकश की घड़ी में भी राजू अपने रेडियो पर गाना सुन रहा होता है और तभी रेडियो पर सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट आती है। अनाउंसर उन्हें मैसेज की कंफर्मेशन के लिए किसी भी आने वाले स्टेशन पर लाल कपड़ा फेंकने को कहता है। एक पैसेंजर अपने शादी की लाल साड़ी देने से इनकार कर देती है और तभी कवाल अपनी लाल साड़ी उतारकर उन्हें दे देती है। जेब कतरा अगले स्टेशन पर वो लाल साड़ी प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। खबर सुनते ही राजू की मां भी कंट्रोल रूम पहुंच जाती है। विनोद उसे शांत करते हुए बताता है कि ट्रेन में राजू के साथ 500 पैसेंजर्स और हैं। प्लेटफॉर्म पर फेंके हुए लाल कपड़े की इन्फॉर्मेशन भी अब कंट्रोल रूम में पहुंच जाती है। अब विनोद खुद रेडियो पर आकर यात्रियों को इमरजेंसी ब्रेक के बारे में बताता है। अशोक और जेब कतरा गार्ड के साथ इंजन में जाने को तैयार हो जाते हैं। दुल्हन और सीमा उन दोनों को अपना ख्याल रखने को कहती हैं। वो तीनों चलती ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं और तभी राकेश की बीवी को लेबर पेन्स शुरू हो जाती हैं। सीमा का को पैसेंजर डॉक्टर होता है। डॉक्टर टीसी को गर्म पानी लाने को कहता है, जो अटेंडेंट को पेंट्री कार की तरफ भेज देता है, जहां गैस अब भी लीक हो रही होती है। ऊपर अशोक और उसके साथी लगातार इंजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अटेंडर के लाइटर जलाते ही पेंट्री में धमाका हो जाता है। अटेंडेंट झुलस जाता है और गार्ड ट्रेन की छत से नीचे गिर जाता है। इसी के साथ ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और बाहर अशोक गिरते हुए जेब कतरे को थामे हुए लटक रहा होता है
काफी मुशक्कत के बाद वो दोनों ट्रेन के कंपार्टमेंट में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। अशोक सीमा को डाइनिंग कार में रोता हुआ पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो बढ़ती हुई आग के सामने वहाँ क्यों बैठी है। अशोक उससे अब भी नाराज होता है और तभी एक जलता हुआ पैनल छत से नीचे गिरता है। अशोक सीमा को खींचता है, तभी अशोक देखता है कि उसकी एक टांग नकली थी। अमरनाथ की यात्रा से लौटते हुए सीमा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसने अपनी टांग खो दी थी और इसीलिए वो अशोक की जिंदगी से दूर चली गई थी। ये जानकर अशोक बहुत शर्मिंदा होता है। आखिरी खबर के अनुसार 3 लोग गाड़ी की इंजन की तरफ बढ़ रहे थे। अब कंट्रोल रूम को खबर मिलती है कि सुपर एक्सप्रेस में आग भी लग गई है। गाड़ी में अशोक सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेता है और वो सब मिलके आग को बुझाने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। गाड़ी पे स्कूली बच्चे भी थे और टीचर आके बताती है कि उनमें से एक बच्चा कम है जो टॉयलेट गया था। अशोक अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचा कर लाता है, लेकिन एक नवविवाहित दंपति इतने खुश नसीब नहीं होते। चलती गाड़ी पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है, लेकिन ये कोशिश भी असफल हो जाती है। विनोद किसी भी हालत में हार मानने वालों में से नहीं था। वो अब हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता है। दूसरी तरफ रणधीर भी किसी भी हालत में उसे हराना चाहता था। वो खुद हेलीकॉप्टर में जाने की जिद करता है। वो पायलट को गाड़ी के बहुत नजदीक ले जाने को कहता है। पायलट इंजन के करीब जाने से मना कर देता है, लेकिन रणधीर उसे लगातार गाड़ी के और करीब जाने को कहता रहता है। रणधीर के छलांग लगाते ही हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ यात्रियों के परिजन विनोद को घेर लेते हैं। विनोद पूरी तरह से टूट जाता है और इस इम्तिहान की घड़ी में शीतल उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है और उसकी हौसला अफजाई करती है। गाड़ी में जेब कतरा भी अब अशोक का पूरा साथ निभाता है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन को खाली कर दिया जाता है। राकेश के पास गाड़ी रोकने का एक प्लान होता है। वो 1 मील लंबा इंक्लाइन बनवाना चाहता है जिसके दोनों तरफ रेत होगी। उसका सीनियर कहता है कि इन सब के लिए उनके पास वक्त नहीं है। राकेश कहता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं है और इसी के साथ इंक्लाइन बनाने का काम जोर शोर से शुरू हो जाता है और राकेश खुद इसका सुपरविजन करता है। दूसरी तरफ सुपर एक्सप्रेस आग के गोले की तरह मुंबई की तरफ बढ़ती जाती है। बढ़ती आग को रोकने के लिए अशोक और जेब कतरा गाड़ी को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। कुछ नौजवान ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी राजा साहब उन्हें याद दिलाते हैं कि आग तो रुक गई पर गाड़ी नहीं। मौत को इतना करीब देखकर अब चोर भी दुल्हन को सब कुछ सच सच बता देता है। दुल्हन का नाम मधु होता है और वो उसकी सच्चाई देखकर उसे माफ कर देती है। टीचर के कहने पर बच्चे भगवान से दया की भीख मांगते हैं और लगता है भगवान उनकी सुन भी लेते हैं। हेलीकॉप्टर के बाद अब विनोद के पास एक दूसरा प्लान होता है। वो सुपर एक्सप्रेस के साथ एक दूसरा इंजन दौड़ाकर उस पर आदमी भेजना चाहता है। चेयरमैन जानना चाहते हैं कि इस तरह मरने के लिए कौन तैयार होगा। विनोद कहता है कि वो खुद। गाड़ी में यात्रियों को एक दूसरे इंजन की आवाज आती है और वो बाहर झांक कर देखने लगते हैं। इसी दौरान मौका पाकर चंद्रा इंस्पेक्टर रणधीर को मार देता है और उसकी बंदूक निकाल लेता है। बाहर विनोद सुपर एक्सप्रेस पर चढ़ने की तैयारी में लगा रहता है। जैसे ही दोनों गाड़ियों के बीच रस्सी तैयार हो जाती है, चंद्रा वहां पहुंच जाता है। चंद्रा जानता है कि अगर ट्रेन रुक गई तो उसकी गिरफ्तारी पक्की है। उसके लिए ट्रेन से भागना ज्यादा जरूरी था। वो रजिया को ऊपर बुलाता है, लेकिन उसकी जगह आर्मी ऑफिसर छत पर पहुंच जाता है और चंद्रा को पीछे से जकड़ लेता है, लेकिन चंद्रा उसे गाड़ी से फेंकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो अशोक को भी गाड़ी से फेंकने की कोशिश करता है। विनोद अपना बैग सुपर एक्सप्रेस पर भेज देता है और अशोक चंद्रा को आर्मी ऑफिसर के पास। अब विनोद खुद सुपर एक्सप्रेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में एक खंबा आ जाता है। विनोद की जान जाते जाते बचती है। विनोद अब भी हार नहीं मानता और अपनी जान को एक बार फिर से जोखिम में डाल देता है। इस बार अशोक की मदद से वो सुपर एक्सप्रेस पर चढ़ ही जाता है। गाड़ी में विनोद को राजू भी मिल जाता है। विनोद अपने साथ फायर प्रूफ सूट्स लाया था और साथ ही एक्सप्लोजिव्स यानी बारूद भी। वो तीनों फायर प्रूफ सूट पहनकर इंजन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इंजन तक भी पहुंच जाते हैं, जहां रणधीर उनका इंतजार कर रहा होता है, उन्हें गाड़ी से नीचे फेंकने के लिए। रणधीर किसी भी हालत में विनोद को नाकामयाब देखना चाहता था। गाड़ी को रोकने के लिए विनोद को उसकी बलि चढ़ानी पड़ती है। इंजन में दाखिल होने पर उन्हें ड्राइवर की लाश भी नजर आती है। विनोद गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन के सभी कंट्रोल फेल हो चुके होते हैं। अशोक उसे डायनामाइट की याद दिलाता है। विनोद कहता है कि उसके लिए इंक्लाइन सबसे अच्छी जगह रहेगी। डायनामाइट से इंजन और डब्बों को अलग कर दिया जाएगा, लेकिन यात्रियों को अपनी सीट पर बांधना होगा। अब विनोद राकेश को कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है कि इंक्लाइन कितना तैयार हुआ। राकेश बताता है कि काम अब भी चल रहा है।
विनोद उससे गाड़ी को इंक्लाइन पर डालने को कहता है। ना चाहते हुए भी राकेश को उसकी बात माननी पड़ती है। अशोक और विनोद इंजन और गाड़ी के बीच के कपलिंग पर बारूद लगा देते हैं। जेब कतरा पीछे पहुंचकर सभी यात्रियों को अपने आप को सीट से बांधने के लिए कहता है। गाड़ी बहुत तेजी से इंक्लाइन की तरफ बढ़ती जाती है। राकेश इंक्लाइन को क्लियर करवा देता है। इसके बाद वो गाड़ी को इंक्लाइन पर ट्रांसफर कर देता है। इंक्लाइन पर चढ़ते ही कपलिंग को ब्लास्ट कर दिया जाता है। गाड़ी का इंजन अनियंत्रित बढ़ता जाता है, लेकिन पीछे के डिब्बे किसी तरह से रुक जाते हैं। गाड़ी के रुकते ही फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाती है। सभी यात्री जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। आखिरकार अशोक और विनोद गाड़ी को रोकने में कामयाब हो ही जाते हैं।